हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्होंने बादल राग कविता लिखी है, उस बादल राग कविता का जो है सार भी पढ़ेंगे और उससे पूर्व जो निराला जी है उनका परिचय पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि बादल जो है निराला का प्रिय विषय रहा है। जो निराला ने जितनी भी कविताएं लिखी है उन कविताओं में जो बादल के स्वरूप है, दो स्वरूप बताए इन्होंने, जो आपके सामने हम बताते हैं कि एक तो सृजन का स्वरूप और एक विध्वंस का स्वरूप। मतलब बादल दोनों चीजों का प्रतीक है, बादल बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो बड़े सुंदर ढंग से, जैसा कि आपने इस प्रकार की कविता एक कक्षा 10 में भी इसका अध्ययन किया था। कक्षा 10 में आपने निराला जी की बड़ी सुंदर कविता जो पढ़ी थी, उसके अंदर भी निराला ने जो बादल के स्वरूप के बारे में वर्णन किया था, आप लोगों को बताया था। कुछ इस प्रकार के भावों से युक्त थी। यद्यपि उसका पाठ का नाम उत्साह था। आप लोगों को यदि याद हो, कक्षा 10 में आप लोगों ने अध्ययन किया था, निराला का ही पाठ था। उस कविता का नाम उत्साह था, लेकिन यहां पर जो कविता का नाम रखा गया बादल राग, बड़े सुंदर ढंग से बादल राग कविता को इन्होंने करने का प्रयास किया है। बादल को एक ऐसे स्वरूप के रूप में पेश किया है कि बादल जो है पूंजीपतियों के लिए, सेठ साहूकारों के लिए, धनिकों के लिए विध्वंस का प्रतीक है। मतलब वो डरा सकता है उनको। और जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके लिए जो बादल है वो आपके होगा जो निर्माण का प्रतीक, यानी बनाने का प्रतीक होगा। हम बादल राग कविता स्टार्ट करते हैं, उससे पहले निराला के परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग जानते हो कि बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन भी आता है किसी भी कवि और लेखक के परिचय का। तो सबसे पहले हम निराला जी के परिचय की स्टार्ट करते हैं। निराला आप लोग जानते हो कि छायावादी कवि माने जाते हैं। देखिए, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, आप लोगों ने ऐसा पहले भी पढ़ा होगा, जिसमें थे पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। ये 3 लोग छायावाद के स्तंभ माने। छायावाद एक काल है, मतलब जैसे कि भक्ति काल था, भक्ति काल के अंदर आपके कबीर है, तुलसीदास है, सूरदास है, उनके अध्ययन आप लोग करते हो। ठीक उसी तरह छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। उन 4 स्तंभों में सबसे पहले नाम आता है पंत का, जिसका पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत। दूसरा नाम आता है प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद। तीसरा नाम आता है निराला, जो छायावाद की एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वर्मा। और चौथी महिला है जो महादेवी वर्मा, जिसका पाठ आप भक्तिन पढ़ चुके हैं। भक्तिन पाठ अपने आरोह का ही गद्य भाग का प्रथम जो पाठ है भक्तिन, उसकी लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा लेखिका भी है, कवयित्री भी है। तो निराला एक छायावादी कवि के तौर पे जाने जाते हैं। इनका जो नाम है सूर्यकांत है और त्रिपाठी सरनेम है इनका, जो कास्ट है। और निराला जो निक नेम माना जाता है, क्योंकि कवियों की आदत होती है कि वो अपने नाम के पीछे कोई न कोई निक नेम अवश्य रखते हैं। जब बात करें निराला के जन्म की, तो निराला जी का जन्म है जो 1899 में हुआ और गांव का नाम है महिसादल, जिला है मेदिनीपुर और राज्य है बंगाल। ध्यान से आपको इन चीजों का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो आपको किसी भी लेखक या कवि का परिचय 3 भागों में डिवाइड करना होता है। इसको याद करने का एक तरीका होता है कि आप लेखकों का या कवियों का परिचय किस तरह से याद करें। तो अगर इसको बांटा जाए तो 3 भागों में बांटा जाता है। सर्वप्रथम इनका जो जीवन परिचय है, मतलब जो व्यक्तित्व से संबंधित, क्योंकि 2 पार्ट होते हैं किसी कवि या लेखक के परिचय में, एक तो होता है व्यक्तित्व और एक होता है कृतित्व। देखिए, आप व्यक्तित्व का मतलब होता है कि एज ए पर्सन, मतलब उसकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं, जो बायोडाटा है, मतलब उनका जन्म कब और कहां हुआ, उनका मूल नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी एजुकेशन कहां हुई, उनके गुरु का नाम क्या था, उनकी मृत्यु कब और कहां हुई, इस टाइप की जो जानकारी है वो उनके व्यक्तित्व में मानी जाती है। रही बात कृतित्व की, कृति का मतलब होता है रचनाएं। तो उनकी रचनाओं के नाम, जैसे उन्होंने कौन सी कविताएं लिखी, कौन सी कहानियां लिखी, कौन से उपन्यास लिखे, और भी उनसे संबंधित किस प्रकार की भाषाएं वो काम में लेते हैं, प्रतीक और बिंबों का प्रयोग करते हैं, छंदो अलंकारों का प्रयोग करते हैं, मुहावरों का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके कर्तृत्व में आएगी। तो आपको 3 भागों में इसको डिवाइड करना होता है। 3 भाग में मैं आपको बताता चलूं। यहां सबसे पहले आपको उनका देना होता है जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में जैसे वही बात
उनकी व्यक्तित्व की जानकारी देनी होती है कि निराला का देखो, अब जीवन परिचय में जैसे शामिल करें तो सबसे पहले ये आ जाएगा कि सन 1899 में, जैसा आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, महिषादल नाम के गांव के अंदर मेदिनीपुर जिला और बंगाल। यद्यपि आप लोग जानते हो कि अधिकतर कवियों और लेखकों का परिचय उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, या फिर रहे सही जो कवि है उनका जन्म जो है आपके बिहार के अंदर हुआ। यदि आप नजर डालें कक्षा 6 से 12 तक जो आपने अध्ययन किया है, तो आप देखेंगे कि अधिकतर कवियों और लेखकों के परिचय के अंदर आपको 70% कवि और लेखक औसतन लगभग आपको मिलेंगे या तो उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। लेकिन कुछ ऐसी महान हस्तियां, कुछ ऐसे महान कवि और लेखक भी हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार से हटके भी हुए। तो जो अपने निराला जी है उनका जन्म जो है बंगाल के अंदर हुआ, पश्चिम बंगाल। बंगाल बांग्लादेश नहीं, भारत का बंगाल। 1899 डाटा याद रखना है आपको, सन 1899, गांव है महिषादल और मेदिनीपुर इनका जिला है। लेकिन उनके बारे में एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है गांव, जिला और राज्य, लेकिन उनका जो पारिवारिक गांव है, यानी कि जो उनका परिवार रहता था ना, वहां पर इनका जन्म नहीं हुआ है। इनका जन्म जो है अलग जगह हुआ है। इनका जो पारिवारिक गांव है वो महिषादल नहीं है बल्कि गढ़ाकोला है। जिला मेदिनीपुर नहीं है, उन्नाव है, और उत्तर प्रदेश। ये देख लीजिए आप, जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है वो यूपी से है, जबकि इनका खुद का जन्म जो है बंगाल के अंदर हुआ। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यदि निराला का परिचय आता है तो ये दोनों चीजें आपको लिखनी पड़ेगी कि इनका जन्म कब और कहां हुआ, जबकि इनका पारिवारिक जो स्थान है, क्योंकि सन तो वही रहेगा, लेकिन ये दोनों आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। पारिवारिक गांव अलग है, पारिवारिक स्थान अलग है, यूपी का है, गढ़ाकोला गांव, उन्नाव जिला, और जो इनका जन्म हुआ वो बिलोंग करता है आपके बंगाल से। गांव का नाम महिषादल, जिले का नाम मेदिनीपुर और राज्य जो है बंगाल है। फिर जो इनकी व्यक्तिगत जानकारी हम बात करें तो नीचे आ जाइए। सन 1961 के अंदर इलाहाबाद, जिसका नाम बदल करके आजकल आपको पता है इलाहाबाद नाम नहीं रह गया है, आजकल इलाहाबाद की जगह आपकी प्रयागराज हो चुका है। जैसा कि आप जानते हो कि इलाहाबाद का वैसे भी प्राचीन जो नाम था वो प्रयागराज ही था, लेकिन बीच में मध्यकाल के लगभग आसपास में जो है विदेशी शासकों ने इसका नाम बदल करके प्रयागराज का इलाहाबाद रख दिया। फिर वापस उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज सरकार ने इलाहाबाद से इसको वापस प्रयागराज कर दिया। वर्तमान जो इसका नाम है वो इलाहाबाद न होकर के क्या है, प्रयागराज है। क्योंकि इस पुस्तक में जो प्रिंटेड है वो पहले की बातें हैं, इसलिए ये इलाहाबाद छपा हुआ है। जो लेटेस्ट प्रिंट आपको मिलेंगे वहां आपको इलाहाबाद नाम नहीं मिलेगा इस जगह का, वहां आपको मिलेगा प्रयागराज। तो आप दोनों लिख सकते हैं, चाहे तो इलाहाबाद लिख सकते हैं, चाहे तो प्रयागराज लिखे, तो भी कोई गलती नहीं है। तो इनकी जो मृत्यु है 1961 के अंदर 62 साल की उम्र में एक महान हिंदी के लेखक इस दुनिया को अलविदा कह गए। 1899 में जन्म और 1961 में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु उनके जो गृह राज्य है उत्तर प्रदेश, वहीं का एक जिला है प्रयागराज, वहां पर हुई। अब बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो सर्वप्रथम एक कवि के नाते ही ये फेमस है। हर जो साहित्यकार की एक मूल पहचान होती है, कोई कहानीकार होता है, कोई नाटककार होता है, कोई उपन्यासकार होता है, कोई लेखक होता है, कोई निबंधकार होता है। ये जो निराला जी है, इनकी मूल पहचान जो है वो एक कवि के रूप में। तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहले इनकी कविताओं का परिचय अपन जानेंगे। तो काव्य कृतियों में काव्य संग्रह, मतलब देखिए 2 या 2 से अधिक कविताओं का जो संग्रह है वो काव्य संग्रह या कविता संग्रह कहलाता है। यदि एक होता तो केवल यहाँ कविता लिखा होता, जबकि आप कोष्टक के अंदर देखते हैं कविता संग्रह लिखा हुआ है, यानी कि हर कविता, मान लीजिए उदाहरण के रूप में अनामिका कविता है, तो ये एक नहीं है, 2 या 2 से अधिक है। फिर परिमल है, गीतिका है, बेला है, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, ये जो नाम है कविता संग्रह के हैं। कोई जरूरी नहीं कि पूरी जो कविताओं का नाम आपको याद रहे, इनमें से कुछ नाम आपको, जैसे यहाँ पर आपके 7-8 जो कविता संग्रह दिए हुए हैं, तो मिनिमम आपको 5 कविता संग्रह याद रखने पड़ेंगे। कोई इनमें से अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। जब बात करें गद्य भाग की, तो गद्य भाग में इनकी रचनाओं में चकुरी चमार है, फिर 2 नंबर प्रभावती, फिर बिल्लेसु बकरिया, फिर चोटी की पकड़, उसके बाद काले कारनामे, ये गद्य भाग है। और
देखिए निराला ने जितनी भी रचनाएं लिखी, चाहे काव्य कृतियां लिखी हो, चाहे आपकी गद्य भाग लिखे हो या अन्य कोई रचनाएं लिखी हो, तो टोटली जितनी भी इनकी रचनाएं हैं वो निराला रचनावली नाम से प्रसिद्ध मानी जाती है। और कितने भागों में कितने पार्ट है? 8 पार्ट है। चाहे वो काव्य कृतियां हो, चाहे वो गद्य खंड हो या और किसी प्रकार की रचनाएं हो, टोटली जो 8 भागों में किस नाम से संग्रहित है? निराला रचनावली। इसके अलावा जब बात करें हम, तो कुछ पत्र पत्रिकाएं भी लिखी निराला जी ने। तो 2 पत्रिकाएं बहुत प्रसिद्ध हुई इनकी, समन्वय और मतवाला। तो कुल मिला के अगर आप रचनाओं के नाम की बात करें, देखो जीवन परिचय की बात हो गई, रचनाओं के नाम की बात करें तो रचनाओं के नाम में आप देखिए 3 जो पार्ट कर सकते हो आप। 3 पार्ट कैसे? सबसे पहले आप जो है रचनाओं के नाम में लिखोगे कविता संग्रह, तो कविता संग्रह में 5-6 नाम लिख दिए। उसके बाद गद्य भाग लिखोगे तो गद्य भाग में भी काफी दिए हुए हैं, 5-6 दिए हुए, उनमें से कोई 3-4 आप लिख सकते हो। फिर 3 नंबर पे आप पत्र पत्रिकाएं लिखोगे, समन्वय और मतवाला। और नीचे नोट करके आप ये लिखोगे कि निराला की ये समस्त रचनाएं, चाहे वो कविता संग्रह हो, चाहे वो गद्य भाग हो, चाहे पत्र पत्रिकाएं हो, इनका एक बुक है निराला रचनावली, जो 8 पार्ट में निराला रचनावली भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 पार्ट है। निराला रत्नावली भाग 1 से लेकर निराला रत्नावली भाग 8 तक, जो इनकी 8 खंडों के अंदर ये सारी रचनाएं आपको मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कविता को नया स्वर देने वाला निराला छायावाद के ऐसे कवि है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हिंदी के अंदर 2 जो है काव्य खंड के 2 काल बड़े हुए, एक तो भक्ति काल और एक छायावादी काल। बहुत ही मतलब पॉपुलर मान सकते हो आप, गजब के काल रहे हैं, बड़े बड़े धुरंधर नाम इनके अंदर आपको मिलेंगे। बात करें भक्ति काल की तो तुलसीदास है, जो आपके सिलेबस के अंदर भी है, सूरदास है, रसखान है, मीरा है, कबीर है, रहीम है, बिहारी है। जब बात करें छायावादी काल की तो 4 नाम आपको मैं बता चुका हूं, इसके अलावा भी और कई कवि मिलेंगे, लेकिन 4 स्तंभ माने जाते हैं। देखिए कोई भी बड़ा हॉल होता है, कोई भी बड़ा भवन होता है, कोई बिल्डिंग होती बड़ी, तो उसको पिलर के सहारे टिकाया जाता है, मतलब खंबे रखे जाते हैं। स्तंभ मीन्स खंबा, ताकि वो उसका लोड सहन कर सके। तो मान लीजिए छायावाद एक बिल्डिंग है, ये छायावाद रूपी जो बिल्डिंग है इन 4 खंभों पर टिकी हुई है। 4 खंभों का नाम रखा हुआ है क्या? पंत पहला खंबा, प्रसाद दूसरा खंबा, निराला तीसरा खंबा और वर्मा चौथा खंबा। जिसका अपन पढ़ रहे हैं वो एक छायावाद का खंबा है। और खंबे का, स्तंभ का महत्व बिल्डिंग में, बड़े हॉल में कितना होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हो, आपको विदित होगा। तो निराला जी छायावाद का एक स्तंभ है। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हिंदी साहित्य जगत में कितना सम्मान है और भी किस लेवल तक जो है इनकी कैटेगरी मानी जाती है। तो कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के एक ऐसे कवि है जो एक और तो कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं और दूसरे समकालीन कवि हो। समकालीन का मतलब होता है अपने टाइम के, जो निराला का समय, छायावादी समय, उससे भी ये जुड़ते हैं। उनका ये विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा, ये जो भाव बताए हुए आपकी संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा आपस में ऑपोजिट है कि द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। उनका ये निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। फांक मीन्स है कोई भेद नहीं रखता, मतलब इन्होंने जो कविताएं लिखी है वो मतलब हमारे जीवन से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। आप इन लाइनों को समझिए, मतलब इतनी डीपली आप परिचय देते हो तो इन लाइनों के गहरे भाव में जाते हैं तो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको जो जो चीजें मैं बता रहा हूं वैसे याद रखना है। जैसे स्टार्ट हुआ तो आपको जीवन परिचय में तो उनका जन्म का सन 1899, फिर उनका जो जन्म बंगाल के अंदर हुआ वो लिख दीजिए। उसके बाद यदि आप उनके पारिवारिक गांव लिखते हो तो यूपी का जो गड्ढा कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश वो लिख सकते हो। उसके बाद उनकी मृत्यु जो हुई 1961 के अंदर वो लिख सकते हो, जो प्रयागराज के अंदर हुई। उसके बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि रचनाओं के नाम में सबसे पहले उनकी कविताओं का 4-5 का नाम लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर पे गद्य भाग लिख सकते हैं और तीसरे नंबर पे 2 पत्रिकाएं हैं, समन्वय और मतवाला, उनका लिख सकते हैं। और नोट करके नीचे लिख सकते हैं कि जितनी भी कविताएं हैं
जितने भी गद्य संग्रह है, जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं, वो निराला रचनावली के 8 भागों में संकलित है। जब अपन तीसरे पार्ट में बढ़ते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, आप लोगों को याद होगा कि जीवन परिचय, रचनाओं के नाम, ये जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, ये जो आपके तीसरा पार्ट है रचनागत या भाषागत विशेषताएं, उसमें आपको लिखना है कि निराला जी ने कविता को एक नया स्वर दिया। ऐसे याद रखिए आप रचनागत विशेषताओं में, इन लाइनों के अंदर जो है आपको कुछ छांट के अच्छी तरह से चलना पड़ेगा कि कविताओं को नया स्वर देने वाले कवि का नाम है निराला। वो एक तरफ तो कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं और दूसरी तरफ अपने समकालीन कवियों से जुड़ते हैं, क्योंकि कबीर तो ठहरे भक्तिकालीन, ये ठहरे छायावादी, लेकिन कबीर की जो थॉट, थिंकिंग और जो साइकोलॉजी थी, कुछ इस प्रकार की थिंकिंग ही आपको देखने को मिलेगी कि निराला की थी। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि निराला एक ऐसे कवि है जो छायावादी विशेषताओं को भी रखते हैं और कबीर के जैसी विशेषताएं भी रखते हैं, क्योंकि कबीर ने जो है जीवन और कविता में कोई भेद नहीं किया था, और निराला की सेम विशेषता आप पढ़ रहे हो कि कविता और जीवन दोनों को कनेक्ट किया, आशा और निराशा, ठीक है, कथ्य और कथन, उसको उकेरा है, इन्होंने आपस में जोड़ा है। तो कहने का मतलब है कि कबीर की जो विचारधारा है एक तरफ जो निराला जी का समकालीन कवियों की विचारधारा है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट किया है। मतलब दो भाग जो है उनको जोड़ना बड़ी कठिन चीज है। आप देखो, एक तरफ तो कबीर की विचारधारा जो इनसे अलग है, भक्ति काल की है, एक तरफ इनके समकालीन है जो छायावादी है। तो जब आप निराला जी की कविताएं पढ़ोगे तो आपको दोनों का मिक्स्ड पुट मिलेगा। मतलब आपको लगेगा कि कबीर का भी विचारधारा आपको दिखेगी और छायावाद के कुछ विचार भी आपको दिखेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने कुछ इस तरह की बातें उसके अंदर पिरोई है, कुछ इस तरह की बातें लिखी है जिससे साफ पता चलता है। तो ये आप लिखोगे इसके अंदर। जब आगे बढ़ते हैं तो उल्लास, शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश, हर चीज देखो आपस में अपोजिट है। देखो ऊपर आशा निराशा लिखा, फिर उल्लास, शोक, उल्लास का मतलब खुशी होता है, शोक का मतलब दुख होता है, फिर राग विराग है, राग का मतलब भी आनंद होता है, विराग का मतलब विरागी होता है, पीड़ा, उत्थान यानी उठना, पतन यानी गिरना, अंधकार यानी अंधेरा, प्रकाश मतलब इसका ऑपोजिट हो गया। का सजीव कोलाज कविता, जब भी मुक्त छंद की बात करते हैं, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। देखो ये दो, अगर निराला का परिचय बोर्ड में आता है तो आप ये 2 लाइनें लिखते हैं तो नंबर आने के चांस पूरे में से पूरे होते हैं। नोट की जाए इस बात को कि अगर आप एक तो ये पंक्ति लिखते हैं कि बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है, मान लीजिए निराला का परिचय यदि बोर्ड में आ जाता है तो एक तो बादल निराला का प्रिय विषय रहा है, ये पंक्ति अवश्य लिखिए। और एक मुक्त छंद के प्रणेता निराला है। ध्यान से सुनिए इस बात को। देखिए कोई भी कविता लिखी जाती है तो 2 चीजें उसमें जरूर होती है। एक तो अलंकार, जो आपके सिलेबस में भी है, अलंकार की परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ भी आभूषण होता है, आप लोग जानते होंगे, वैसा अध्ययन करेंगे अपन आगे किसी और जो है वीडियो के अंदर, जिसमें जैसे कि मान लीजिए एक औरत होती है जिन्होंने आभूषण धारण कर रखा है, गहने पहन रखे हैं, अलंकार धारण करके रखे हैं, और एक औरत होती है जिसने आभूषण या गहने नहीं पहन रखे हैं, तो दोनों के सौंदर्य में रात दिन का अंतर होगा। जो आभूषण धारण किए हुए औरत है उसका सौंदर्य ज्यादा बढ़ावा दिखेगा, और जो गहने नहीं पहन रखे हैं उस औरत का सौंदर्य जो इतना दिखाई नहीं देगा। या एक औरत को ले लीजिए, एक औरत बिना गहने के कम सुंदर दिखेगी और गहने पहने हुए ज्यादा सुंदर दिखेगी। तो अलंकार, और दूसरा एक छंद नाम आता है। तो निराला के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये मुक्त छंद के प्रणेता है। अब आपको ये बताते हैं कि ये चीज क्या है। निराला को मुक्त छंद के प्रणेता क्यों कहा जाता है? मतलब हिंदी के अंदर ये परंपरा रही है कि कोई भी कविता लिखते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर अलंकार होगा और दूसरे नंबर पे छंद होगा, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग काम है। जो अलंकार है वो तो कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं और छंद से उसका सेटअप अच्छा हो जाता है। दोनों का ही कारण है और दोनों से काव्य की जो महत्ता है वो बढ़ जाती है। एक कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं और एक उसका व्यवस्थित रूप कर देते हैं। तो दोनों का अपना अपना अपनी अपनी जगह महत्व है। अलंकार का अपनी जगह महत्व है, छंद का अपनी जगह महत्व है। लेकिन हिंदी के अंदर इस विचारधारा को पुष्ट करने वाला व्यक्ति
यदि कोई पहला था कि बिना छंद के भी सुंदर, अच्छी, प्रभावी कविता लिखी जा सकती है, तो उस व्यक्ति का नाम, जिस कवि का अपन परिचय पढ़ रहे हैं, वो है निराला। ऐसा आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि छंद के बिना कविता नहीं लिखी जाती, बिल्कुल लिखी जा सकती है, अलंकार के बिना भी लिखी जा सकती है। बट बात को गौर किया जाए, बात को ध्यान से सुना जाए कि यदि छंद से युक्त कोई कविता है तो वो इफेक्टिव मानी जाती है, प्रभावी मानी जाती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है, और छंद के बिना कम महत्व वाली मानी जाती है, थोड़ी लूज मानी जाती है। लेकिन निराला ने इस विचारधारा को बिल्कुल तोड़ा, इसको बिल्कुल सिरे से खारिज किया। कैसे कि इन्होंने मुक्त छंद यानी बिना छंद के इस्तेमाल के बिना ही कविता का सुंदर स्वरूप पेश कर दिया, इसलिए इनको मुक्त छंद के प्रणेता माने जाते। मतलब पहली बार हिंदी के अंदर ऐसा हुआ कि छंद का प्रयोग भी नहीं किया और बिना छंद के प्रयोग की सुंदर कविता लिख दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई जो निराला के अलावा ऐसे कोई कवि और नहीं है जिन्होंने छंद के बिना कविता नहीं लिखी, बहुत से होंगे, कई होंगे, लेकिन उतनी फिर वो इफेक्टिव नहीं मानी जाती, उतनी सुंदर नहीं मानी जाती, उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन निराला ने बिना किसी जो है छंदों के प्रयोग किए जो कविता लिखी, इतनी उत्कृष्ट लिखी। देखो, ये निराला एक ऐसे कवि है जो दोनों टाइप के लिखते हैं, छंद मुक्त भी, छंद युक्त भी। ऐसा माना जाता है कि छंदों का प्रयोग करते भी है और नहीं भी करते। तो उस धारणा को तोड़ा, लोगों के उस विचार को खत्म किया कि छंद के बिना अच्छी कविता नहीं लिखी जा सकती। निराला ने कहा बिल्कुल डेफिनेटली लिखी जा सकती है और सुंदर, बढ़िया, प्रभावी लिखी जा सकती है, और इसका मिसाल इन्होंने पेश की। इसलिए इनको मुक्त छंद के प्रणेता माने जाते हैं। अगर आपसे ये लाइन याद रहती है तो जरूर याद रखिएगा, नोट करके। अगर आप निराला का परिचय लिखते हो, ये लाइन लिखते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, नंबर अच्छे आने के चांस होते हैं। दो चीजें, एक तो बादल जो है निराला का प्रिय विषय रहा है, क्योंकि अपन जो कविता पढ़ रहे हैं उसका जो भी सब्जेक्ट है उस कविता का बादल राग का, उसका भी बादल है, उन्होंने बादल के ऊपर कविता लिखी है। ये ठहरे प्रकृति के चितेरे कवि। देखो, निराला को प्रकृति के चितेरे कवि कहा जाता है। अपने प्रकृति के बारे में और भी पीछे शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता पढ़ी है, तो उसमें भी आपने देखा बिंब और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। अब जब ये पढ़ेंगे बादल राग, तो इसके अंदर भी आप बिंब और प्रतीकों का प्रयोग पढ़ेंगे। एक जो आप लोगों ने जो कविता और पढ़ी थी, उसके अंदर भी जो है काफी बिंब और प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। तो कहने का मतलब है कि ये छायावादियों की स्पेशलिटी है, ये छायावादियों की विशेषता है कि वो बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग करते रहे हमेशा से। और यहां पर आपको निराला ने जो कविता पेश की है, यद्यपि इसके अंदर तो हो सकता है छंदों का प्रयोग हुआ हो, अलंकारों का प्रयोग तो डेफिनेटली है ही, लेकिन उन्होंने मुक्त छंद में भी लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। विषय और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। देखो ये क्या क्या, अब देखो ग्रामेटिकल बातें आ रही है यहाँ पर। देखो, मुक्त छंद की जो बात हुई है ना, वो एक अलग चीज हो गई। अब देखिए इनकी कविताओं में क्या क्या ग्रामर रहती है। एक तो तत्सम सामासिक पदावली का प्रयोग करते हैं। देखिए ये चीज आपके कवि के परिचय में भी काम आएगी। और मान लीजिए सहप्रसंग व्याख्या आती है आपके बोर्ड के अंदर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो उसके अंदर भी आप लोग देखो 4 चीजें लिखते हो। पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरी व्याख्या और चौथा विशेष लिखते हो। आप लोगों को ध्यान होगा तो उस विशेष के अंदर भी ये चीजें इन्वॉल्व होती है कि मतलब जो कविता आपके सहप्रसंग व्याख्या के रूप में आई है उसमें स्पेशल चीज क्या है। भाई संदर्भ तो ये हो गया कि ये जो हमारी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह की पद्य भाग की बादल राग पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। फिर प्रसंग हो जाता है कि इसमें बादलों के दोनों स्वरूपों का वर्णन किया गया है, और व्याख्या जो उसका भाव लिखना पड़ता है। लेकिन विशेष में मतलब छंदों का प्रयोग हुआ है, अलंकारों का प्रयोग हुआ है, तत्सम सामासिक पदावली है, ध्वन्यात्मक बिंबों का प्रयोग हुआ है। तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 6 नंबर में से विशेष जो पॉइंट है ना उसका भी 1 नंबर बनता है, इसलिए इसको छोड़ना भी नंबर कट जाता है। इसलिए ये चीजें भी ध्यान में रखने योग्य है, केवल कवि के परिचय के नाते नहीं, बल्कि उस सहप्रसंग व्याख्या के विशेष पॉइंट पे तो कई चीजें इससे हल हो जाती है, तो ध्यान रखा जाए। देखो मान लो अगर बादल राग कविता आ गई है आपके सहप्रसंग व्याख्या के लिए,
तो उसके अंदर आपको विशेष के अंदर 3 पॉइंट तो ये मिल गए कि एक तो मुक्त छंद का प्रयोग है, दूसरा अलंकारों का प्रयोग है, तत्सम सामासिक पदावली का प्रयोग है, और हाँ चौथा प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा देखिए कुछ नीचे कविताओं के नाम दिए हुए हैं जिसके अंदर देसी शब्दों का, देसी टटके शब्दों का प्रयोग किया गया। मतलब जो आप पढ़ते हो ना शब्द विचार, उसके अंदर 2 टाइप के मेन शब्द होते हैं, देशज और विदेशी। देखो कि हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के अंदर और कई तरह के शब्द आते हैं, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है, लेकिन उसके अलावा मूलतया 2 भागों में बांटा जाता है, देशज और विदेशी। देशज क्या होता है? जो लोकलिटी लिए हुए हैं, जो स्थानीय हिंदी है, जो देशी हिंदी है, उन शब्दों का प्रयोग करना देशज। और हिंदी के अंदर कुछ ऐसे शब्द शामिल हो गए हैं जो मूलतया हिंदी के नहीं है, विदेशी परंपरा के अंतर्गत उर्दू में से, फारसी में से, अंग्रेजी में से आगे हैं, उनको विदेशी शब्द कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर देशी तट के शब्दों का प्रयोग किया है। अब अपन बढ़ते आगे। वो कह रहे धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, कहने वाले निराला। अब ये क्या बात कह रहे हैं? यद्यपि परिचय में इतनी डीपली आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि निराला का परिचय अपन पढ़ रहे हैं तो मैं बताता चलूं आपको कि निराला एक ऐसे कवि है जिन्होंने अपने जीवन में घोर कष्टों का सामना किया। आपको मैं इनके बारे में थोड़ी सी जो है और बातें बता दूं। ये पंक्ति चूंकि आई है, क्या लिखा है कि धिक यानी धिक्कार है जीवन, अपने जीवन के बारे में कह रहे हैं कि इस जीवन को धिक्कार है, क्योंकि निराला ने जो सहा, मृत्यु का जो साक्षात्कार किया, मतलब मृत्यु को अपनी आंखों से देखा, एक बार नहीं बार बार देखा, तो वो उस संदर्भ में अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं। ऐसा इसलिए देखो कि निराला की छोटी उम्र में उसके पिता का निधन हो गया, उसके बाद थोड़ी उम्र बढ़ी तो उनकी माता जी का निधन हो गया, उसके बाद क्रमबद्ध रूप से उनके माता पिता की मृत्यु के बाद भाई बहनों की मृत्यु हो गई, उसके बाद आपके इनके चाचा चाची, ताऊ ताई, टोटली परिवार खत्म हो गया। अंत में बची निराला की एकमात्र पुत्री जिसका नाम था सरोज। आपके अनिवार्य हिंदी में नहीं, हिंदी साहित्य कक्षा 12 कला वर्ग में पाठ भी है सरोज स्मृति। निराला ने बड़ा दर्द पेश किया उसके अंदर। देखो ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए अपने परिवार के अंदर एक व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति काफी हद तक जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बड़ा पीड़ा पहुंचती है। समय से पहले यदि युवावस्था में पारिवारिक सदस्य चला जाता है तो बड़ी पीड़ा होती है। तो निराला ने तो अपना पूरा परिवार अपने सामने उसको जाते हुए देखा है, उसकी मृत्यु, मतलब चाहे वो नेचुरल डेथ रही हो या और कोई कारण रहा हो, इतना डीपली जो है उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने अपना दर्द बताया है उसके अंदर कि भाई मेरे जीवन में अंत में एक ही प्राणी रहा जो अपना कहने लायक, मतलब उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, उस परिवार में केवल एक पुत्री बची जिसका नाम सरोज था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान ने उनके साथ एक अजीब खेल खेला कि वो अपना कहने के लायक एक प्राणी था, वो भी युवावस्था होते होते इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मतलब जब तक वो जिंदा थी ना बेटी, तब तक इनको मन में लगता था कि चलो यार कोई तो है अपना, उसको पाला पोसा, बड़ा किया, उसको शिक्षित किया, उसको ननियाल में ही रखा, सब कुछ ठीक चलता रहा। और उनकी पीड़ा जो है, पीछे का दर्द है, वो निराला धीरे 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 भूलने लगे। बट मैं आपको बताऊं कि ऐसी नाजों से पाली हुई पुत्री, जिसको पढ़ाया लिखाया, जिसको पाला पोसा, जिसका बड़े जो है अरमानों से ब्याह किया, शादी की, लेकिन थोड़े समय बाद उसकी भी मृत्यु होगी, तो निराला अंदर से टूट गए। मतलब पूरा उनका जीवन जो है दुखों से भर गया। और निराला ने उसी से प्रभावित होकर एक पंक्ति कही कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध है। मतलब हे भगवान, मेरे जीवन में कभी भी सुकून नहीं मिला, मेरा जीवन कभी सुखों से भरा नहीं रहा, ऐसे जीवन पर धिक्कार है। यद्यपि उन्होंने किसी को दोषारोपण नहीं किया, यद्यपि आजकल आप लोग जानते हो कि परिवार में कोई भी एक जो है समस्या हो जाती तो लोग भगवान को कोसने लग जाते हैं कि हे भगवान तूने क्या। यदि पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि हे भगवान तेरे घर में क्या कमी थी जो इनको उठा ले गए। और वो ये नहीं जानते कि अपने अपने कर्मों का फल जो है लोग भोगते हैं।
लेकिन निराला ने कभी भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन इसका जो पूरा का पूरा कर्मों का फल मान करके उसको सहा। और ऐसी बात नहीं कि उसके बाद निराला ने जो है जीवन जीना बंद कर दिया या वो व्यतीत हो गए, नहीं, उन्होंने कहा कि मैं जीवन जीऊंगा। उन्होंने पूरी 62 साल की उम्र जी। उसके बाद उनकी नेचुरल डेथ जो है वो एक स्वाभाविक मृत्यु के रूप में हुई। अन्यथा निराला की जगह कोई और होता तो आप जानते हो कि कितनी दुर्गति हो जाती, जीवन में कितनी समस्या हो जाती। लेकिन निराला ने हार नहीं मानी, यद्यपि उन्होंने अपनी कविताओं में इसकी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। आत्मविश्वास और अद्भुत जिजीविषा के कवि, मतलब उनमें गजब का सेल्फ कॉन्फिडेंस था। और जिजीविषा होता है जीने की इच्छा। देखो, आदमी इतने कष्ट भुगतता है ना तो जीने की चाह छोड़ देता है, वो मतलब पूरा हताश हो जाता है, डाउन हो जाता है और ये मन में सोचता है कि यार अब क्या जीना रहा जिंदगी में, अपना तो कोई है नहीं, अपना परिवार रहा नहीं, जी के क्या करेंगे, मतलब ऐसे हताश हो जाते हैं। नहीं, निराला का नहीं था। निराला ने अपने जीवन में जिंदगी की चाह को नहीं छोड़ा, अपनी जीने की इच्छा को नहीं छोड़ा। ऐसे कवि थे हमारे निराला जी, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। मतलब इससे बड़ी निराशा क्या होगी कि पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन जीने की इच्छा नहीं छोड़ी। वो डरे नहीं, घबराए नहीं, जिंदगी को जिया। यद्यपि दर्द तो बेचारे को हुआ ही होगा, दर्द तो कांटा चुभता है तो भी होता है। तो उन्होंने तो अपनों को खोया है, और अपनों को एक को नहीं, दो को नहीं, पूरा परिवार खोया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या बीती होगी उन पर। लेकिन धन्य है उस कवि को जिन्होंने इतने कष्टों के बावजूद जो वर्ड आ रहा है जिजीविषा को नहीं छोड़ा, और जो अपना आत्मविश्वास है उसको डगमगाने नहीं दिया। इसलिए शक्तिशाली कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर दोनों चीजें, जैसा मैंने आपको बताया था, सृजन भी है और ध्वंस भी है। यानी कि वो बनाता भी है। सृजन का मतलब निर्माण करना, बनाना, और ध्वंस का मतलब है बिगाड़ना। निराला कहते हैं कि बादल दोनों चीज करता है, वो सृजन भी करता है और विध्वंस भी करता है, यानी बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। इन दोनों ताकत एक साथ समझते हैं। बादल उन्हें प्रिय है, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया है कि निराला का प्रिय विषय क्या है, बादल, क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। अब एक चीज और है कि बादल उनको क्यों प्रिय है, जिसका एक कारण है कि बादल जो है उसकी विशेषताएं और निराला के स्वयं के जीवन की विशेषताएं कुछ मिलती जुलती है। इसलिए निराला जी ने कहा था कि भाई बादल और मेरा जो जीवन है लगभग एक जैसा है, क्योंकि बादल भी जो है सृजन और विध्वंस का प्रतीक है, और मेरा जीवन भी कुछ इस प्रकार के मिले जुले भावों से युक्त है। अब आगे देखो, बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण है, मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का अग्रदूत है। मैंने आपको बताया था कि इस बादल राग कविता के अंदर भी निराला जी आपको ये बात बताएंगी। देखो कि बादल को किन दो रूपों का प्रतीक बताया, एक तो आपके बताया सृजन का, और एक बताया है, दूसरा बताया आपके ध्वंस का। तो अब आप देखिए, सृजन किसके लिए, किसान लोग हैं, ठीक है ना, उनके लिए तो वो सृजन का प्रतीक हो गया। ध्वंस का प्रतीक किसके लिए हो जाएगा, जो पूंजीपति है, सेठ साहूकार है, अमीर लोग हैं, जो गरीबों का खून चूसते हैं, मजदूरों का खून चूसते हैं, उनके लिए क्या है, वो ध्वंस का प्रतीक है। अब अपना आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपके जो ये पूरा स्क्रीन में आ रहा है आपके सामने, वो अब यहां से कविता का परिचय शुरू हो रहा है, बादल राग कविता का। यहां तक जो इससे पूर्व में हमने चीज पढ़ी थी वो था कवि निराला का परिचय। अब अपन जो बादल राग कविता है उसके परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो बादल राग कविता ली हुई, ये उनकी अनामिका कविता से ली हुई। आप लोगों ने जब इनकी रचनाएं और जो पढ़ रहे थे परिचय, उसके अंदर ये नाम आया था, याद कीजिए आप, जो उनके कविता संग्रह आप पढ़ रहे थे उनमें सबसे पहला नाम आया था अनामिका, और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है अनामिका। इसके अंदर पूरे बादलों के बारे में वर्णन है, वहां से लिया हुआ है। और अनामिका में 6 खंड है टोटल। तो इसका एक टुकड़ा, एक भाग अनामिका का किस रूप में हमारे यहाँ दिया जा रहा है, बादल राग। यदि आप संदर्भ लिखते हैं, बादल राग की कोई कविता आती है, उसकी 100% व्याख्या लिखते हैं, तो संदर्भ में ये नाम याद रखना जरूरी है कि जो बादल राग कविता है निराला की अनामिका कविता संग्रह से लिया हुआ है। अनामिका कविता संग्रह कितने भागों में, 6 भागों में। यहां उसका 6ठा खंड लिया गया है। देखिए आप, टोटल अभी आपको बताया गया कि टोटल कितने भाग है अनामिका के, 6। ये जो बादल राग कविता है, ये जो इनका अंतिम भाग है, 6ठा भाग,
वो यहां लिया हुआ है। लघु मानव यानी आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहां बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। अब आप देखो कि इसमें निराला बहुत सी बातें बताएगा। एक चीज इसमें महत्वपूर्ण बात गौर करने की और भी है कि हमेशा क्रांति वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। आप एक बीच में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आएगी कि आप लोग देख के कि हड़ताल हो गया, जुलूस हो गया, आंदोलन हो गया, स्ट्राइक हो गई, ये कभी आजकल तो कर लेते हैं, लेकिन पहले पूंजीपति लोग नहीं करते थे, अमीर लोग नहीं करते, बड़े लोग नहीं करते थे, बल्कि कौन, जो वंचित है, जो गरीब है, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जिनको समस्याएं ज्यादा है, वे करते हैं। तो यहां पर निराला जी ने यह बात भी बताने का प्रयास किया है कि क्रांति का जो सूत्र है, जो हड़ताल की शुरुआत है, वो अंतिम पंक्ति से होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत में हो जाए। जो गरीब लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, वो हमेशा क्रांति का सूत्रपात करते हैं। और भी चीज आगे आप पढ़ोगे, यहां पर निराला जब आपको बादल राग में वर्णन करेंगे तो जो पूंजीपतियों के महल है उनको अट्टालिका नहीं, अट्टालिका मतलब बड़े बड़े भवन होते हैं, बड़े सुंदर महल होते हैं, उनको आतंक भवन की भी संज्ञा देंगे। वो कह रहे हैं कि जो ये बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बंगले, सुंदर जो घर बना रखे हैं ना, ये गरीबों का खून चूस के बनाए गए हैं। इनके एक एक ईंट में गरीबों का रक्त सींचा हुआ है। ये इनकी मेहनत की कमाई नहीं है, ये इन पूंजीपतियों ने इन गरीबों का धन लूटा है, उनके ऋण, लगान, ब्याज से ये जो है भवन बने, अट्टालिका बने। इसलिए उन्होंने बोला कि ये महल नहीं है, ये भवन नहीं है, ये आतंक भवन है। ये प्रश्न भी आता है बोर्ड के अंदर कि निराला ने जो पूंजीपतियों के महल है, अट्टालिकाएं हैं, उनका नाम आतंक भवन क्यों रखा है? तो ध्यान से इसका उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि चूंकि निराला कहते हैं कि ये बड़े बड़े जो अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े जो महल है, वो इन्होंने गरीबों का खून चूस के बनाया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे जो अट्टालिकाएं हैं वो सुंदर भवन कैसे हो सकती है? वो तो आतंक भवन ही होगी, क्योंकि लोगों को आतंकित करके, लोगों को डरा कर, लोगों को दबाकर, उनका खून चूस के बनाया है, तो भवन कैसे हो सकता है? इसलिए आप उत्तर लिखोगे कि निराला का मानना है कि ये जो महल खड़े हुए ना, इसकी एक एक ईंट में गरीबों का खून पसीना है, गरीबों की गाड़ी कमाई है, तो फिर वो अट्टालिका नहीं, आतंक भवन है। इसलिए निराला ने उनको आतंक भवन की संज्ञा दी है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे, ये देखो लाइन आएगी आपकी जब अपन कविता पढ़े, तो अट्टालिका नहीं है रे, तो वो कह रहे हैं अट्टालिका मतलब ये महल नहीं है, तो क्या है? आतंक भवन है। वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। मतलब निराला ने उन पूंजीपतियों का पक्ष कभी नहीं लिया, बल्कि उन गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का पक्ष लिया है। पूंजीपतियों की हमेशा आलोचना की है। तो ये भी एक दरिया दिली है, क्योंकि निराला जानते हैं दर्द को, पीड़ा को। निराला से बेहतर कौन जान सकता है? निराला ने भुगता है, सहा है, साक्षात्कार किया उस पीड़ा का, तो वो जानते हैं कि गरीब व्यक्ति की पीड़ा क्या होती है। वो पहले से दुखी होता है, दुखी को दुखी किया जाता है, मरे हुए को मारा जाता है। मतलब जो व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान के लिए तरसते हैं, उनको पूंजीपति लोग पूरी तरह से उनका खून चूसते हैं, और उनका खून चूस करके जब आप महल बनाओगे, तो निराला जी कहते हैं आप उनको महल कैसे बोल सकते हैं? वो आतंक भवन है। निराला कहता है कि मुझे डर लगता है ऐसे महलों को देखने पर, क्योंकि वो गरीबों को दबा के बनाए हुए हैं। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हुई है, वज्रपात से उनका शरीर आहत भी हो सकता है, हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिर कर उठते हैं। अब देखो बादलों के लिए और कुछ विशेषणों का प्रयोग किया है, गगन स्पर्शी, स्पर्धाधीर। ये बादल वीरों का एक प्रमुख दिल दिखाई पड़ता है, क्योंकि विप्लव के बादल है, इसलिए गर्दन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया हुआ है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र रह गया है। अब देखिए आगे जब कविता में अपन पढ़ेंगे, इस कविता का मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जो आप बादल राग कविता, यदि पंक्तियां सामने आएगी तो मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि इसको हूबहू, स्टेप टू स्टेप, लाइन टू लाइन, एक पंक्ति के बाद एक पंक्ति, इसका अनुवाद नहीं है, इसका भावार्थ समझना पड़ेगा आपको, इसका भाव समझना, इसकी व्याख्या समझनी पड़ेगी
कि निराला आखिर कहना क्या चाहते हैं। एक एक पंक्ति में इसकी गूढ़ संदेश छिपा हुआ, उसको समझना है, क्योंकि लाइनों का अनुवाद हो सके ऐसी कविता ये नहीं है। आपको समझना है, पूरी बातें समझनी है कि निराला ने बादल का आह्वान किया। ये एक आह्वान की कविता है, दोनों रूपों में आह्वान किया है। कैसे? निर्माण के रूप में भी और ध्वंस के रूप में। निर्माण के रूप में क्या आह्वान किया है कि मजदूरों किसानों के लिए तुम इच्छाओं का प्रतीक हो, आकांक्षाओं का प्रतीक हो, तुम बरसोगे तो वे खेती करेंगे, फसल होगी, वे खुश होंगे, तो वो निर्माण का प्रतीक हो गया। ध्वंस का मतलब बादल गड़गड़ाएंगे, बिजलियां कड़केगी और वो पूंजीपति डरेंगे और अपनी सुंदर स्त्रियों की गोद में जाएंगे। लेकिन निराला कहते हैं तब भी उनका डर दूर नहीं होगा। आगे कहते हैं कि अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र रह गया है। अब देखो उस किसान का शरीर कैसा हो गया है, जीर्ण शरीर, यानी शरीर एकदम थका हुआ सा दुबला पतला हो चुका है। और नयन मुख, नयन का मतलब होता है आंखें, मुख का मतलब है मुंह, वो दुखी टाइप दिखते हैं। पूरी धरती का हृदय दग्ध यानी जला हुआ है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। तो कुल मिला के ये आपकी जो है निराला जी ने आपके सामने इसका परिचय दिया। फिर आगे कहते हैं कि धरती के भीतर सोए हुए अंकुर, अंकुर किसको बोलते हैं? आप देखो धरती में बीज बोते हो, बीज बोने के बाद जो है बारिश होने के बाद बीज बोते हो, बीज बोने के बाद एक जो निकलता है पौधा छोटा सा, उस निकले हुए छोटे से पौधे को अंकुर बोला जाता है। तो अंकुर नव जीवन के आसाम से ऊंचा करके ताक रहा है, किसके सामने? बादल के सामने। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उस सबसे उत्पुल धारक नए पौधे, छोटे बच्चे होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। ये इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता है। आप जब शुरू करोगे ना समीर सागर, देखो ये आपकी कविता आएगी तो स्टार्ट के अंदर देखो ये बिंब आया है समीर सागर, इसको अपन पढ़ेंगे। जो इस कविता में जो सबसे पहला बिंब है आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तो वो क्या कहते हैं कि समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। इस इकलौते बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह कविता लघु मानव की कुशाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर भैरव संगीत, देखो भैरव राग वो माना जाता है जो डरावना होता है, खौफनाक होता है, मन में डर पैदा करता है। और एक जो राग होता है सुंदर राग, जो विवाह राग हो गया या कोई और जो खुशी का राग हो गया, ये दोनों का ही प्रतीक है। अब आपके सामने ये कविता आपकी जो है स्क्रीन पर आई है। परिचय तो हमने डीपली इसका अच्छी तरह से कर लिया है कि बादल राग कविता में आखिर निराला जी कहना क्या चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड की दृष्टि से है और इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए और अच्छे से समझा जाए तो कोई कठिन है नहीं। और अगर इसको शाब्दिक रूप से शब्द से या लाइन टू लाइन इसके अनुवाद में यदि आप चले जाते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर आप भाव को समझो इसके पीछे का, तो वापस मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली संक्षिप्त रूप से बताता चलूं कि निराला का प्रिय विषय रहा है बादल। और इस कविता बादल राग में निराला ने बादल को दो चीजों का प्रतीक बताया, ध्यान रही, ध्वंस और निर्माण। निर्माण का मतलब है बनाना, ध्वंस का अर्थ है मिटाना। तो एक तरफ आशा का प्रतीक है, निराशा का भी प्रतीक है, सुख का प्रतीक, दुख का प्रतीक, अच्छे का प्रतीक, बुरे का प्रतीक, सृष्टि का प्रतीक, प्रलय का भी प्रतीक, बनने का प्रतीक, बिगड़ने का प्रतीक, ऐसे समझो आपको। तो इसके माध्यम से वो बताते चलेंगे, दो भाग करेंगे कि किसान उसको देख के खुश होता है, मजदूर उसको देखकर क्रांति का भाव लाता है और पूंजीपति उसको देखकर घबराता है। अब आप देखो, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे 3 नाम लिख दीजिए। सबसे पहला किसका नाम लिख दो इसमें? किसान का। उसके बाद आप नाम किसका लिख दो? मजदूर का। और उसके बाद जो पूंजीपति लोग हैं, सेठ साहूकार हो गए, जो प्राचीन काल में राजे महाराजे हो गए या पैसे वाले लोग हो गए। तो अब आप देखो किसान के लिए तो ये प्रसन्नता का प्रतीक है। बादल को देख के किसान क्या होगा भाई? खुश होगा। मजदूर के लिए किसका प्रतीक है? क्रांति का, मतलब इसको देखकर मन में क्रांति का भाव आएगा। और पूंजीपति के लिए बादल किसका प्रतीक है? डर का। बस ऐसे समझो आप बात को। आपको मैंने जो यहाँ स्क्रीन के ऊपर साफ साफ लिखकर बताने का प्रयास किया है कि किसान जो है ना उस बादल को देख के खुश होगा। आप देखिए,
मजदूर जो है बादल को देख करके उसके मन में क्रांति का भाव होगा, और पूंजीपति उस बादल को देखकर, बादल को गड़गड़ाते हुए या बिजलियां कड़कड़ाते हुए देखकर डरेगा। तो ऐसे समझना है आपको। तो आप अपनी कविता शुरू करते हैं कि तृतीय समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, ये तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से घन, घन किसका पर्यायवाची है? बादल का। तो ये संबोधित किसको कर रहे हैं? बादल को। भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्म पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर से ताक रहे ये विप्लव के बादल। देखो ये बार बार ये जो आएगा ना, तो विप्लव का बादल किसको बोला गया? विप्लव का मतलब होता है क्रांति। तो ये मजदूर के लिए बोला है। विप्लव का बादल किसका प्रतीक है? मजदूर का, कि मजदूर के लिए वो विप्लव का बादल है। फिर बार बार गर्जन, आह्वान किया कि एक बार नहीं, बार बार जो है फिर से कंटिन्यू, एक के बाद एक। कैसा आह्वान किया है? गर्जने का, बरसने का नहीं। अगर वो किसान के लिए बोलते तो किसका आह्वान करते? बरसने का। क्योंकि मजदूर के लिए कर रहे हैं इसलिए वो क्रांति के सूत्र के रूप में कर रहे हैं, गर्जन के रूप में कर रहे हैं। देखिए वैसे समीर का मतलब हवा होता है, आप जानते हो, और सागर का मतलब समुद्र होता है। तो अगर शाब्दिक अर्थ है तो कुछ और हो जाता है, मतलब हवा का समुद्र, समुद्र तो पानी का होता है, हवा का नहीं होता है। लेकिन यहां पर कहने का मतलब है कि मान लो हवा का झोंका आ जाए तो जैसे समुद्र का पानी जो है उसको वो क्या कर देता है? अस्थिर कर देता है। देखो हवा में वो ताकत है कि समुद्र की लहरों को उछल कूद करवा सकता है, ऊपर नीचे करवा सकता है। तो कुछ इस प्रकार का भाव जो है वो किसान के जीवन में, मजदूर के जीवन में होता है कि उसका सुख और दुख होता है ना, वो हमेशा अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता। आप इस बात को देखिए कि बात करो यदि किसान की, बात करो यदि मजदूर की, तो उनके जीवन में ना सदा के लिए सुख रहता है ना सदा के लिए दुख रहता है। कभी सुख तो कभी दुख, इन दोनों की छाया उसके जीवन में मंडराती रहती है। इसलिए उन्होंने बोला कि समीर सागर की तरह, यानी कि समुद्र की जो विशेषता है ना, समुद्र का जल कभी स्थिर रहता हुआ सुना नहीं है, उसकी लहरें छोले खाती रहती, कभी इधर कभी उधर, हवा उसको उछल कूद करवाती रहती है। वैसे ही किसान और मजदूर का जीवन है। अब देखो अस्थिर विशेषण प्रयोग लिया, इस पे बात की जाए, मतलब ये मेन बात है। अब दोनों का ही अस्थिर शब्द का प्रयोग किया ना, तो समुद्र का पानी भी अस्थिर रहता है और किसान का जीवन, मजदूर का जीवन भी अस्थिर रहता है। कैसे? कि उसके जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। यहाँ पर भी समुद्र के पानी में भी कभी जो है शांति रहती है, कभी उछल कूद होती रहती है। जग का मतलब होता है संसार, दग्ध जलावा। ये हृदय जलावा किसका है? किसान और मजदूर का। पूंजीपतियों का जलावा नहीं है, उनको तो संतुष्ट है, शांत है कि इस संसार के जो किसान और मजदूर है, जो उनका हृदय जलावा है, उस जले हुए हृदय वालों पर भी ये जो पूंजीपति लोग हैं वो निर्दयी बने रहते। निर्दयी मतलब जिसमें दया का भाव होता ही नहीं है। इसलिए बादल को बोला है कि तुम क्या करो कि इनकी निर्दयता है, उस निर्दयता को हटाने के लिए, उनको डराने के लिए तुम लोग, बादलों को बोला विप्लव करो, यानी कि क्रांति का सूत्रपात करो, क्रांति को स्टार्ट करो। और तेरी ये रण तरी है, रण का मतलब वैसे युद्ध होता है और तरी यानी नाव होता है। लेकिन युद्ध रूपी जो नाव है, मतलब युद्ध यहां पर वो फाइट की बात नहीं कर रहे, लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। जो बादल गरजेगा ना, उसको यहां पर बादल की आवाज को कवि ने जो है युद्ध का नाम दिया है कि एक प्रकार का युद्ध होगा। किसके बीच? बादल और उन पूंजीपतियों के बीच। बादल किसका पक्षधर बन के गड़गड़ाएगा? वो ध्वनि करेगा किसानों और मजदूरों की, क्योंकि उन किसानों और मजदूरों के लिए उनका हृदय जल चुका है और वे निर्दयी होकर, मतलब बिना दया के पूंजीपति उनको सता रहे हैं। तो कवि ने आह्वान किया है कि हे बादल, तुम जो है अपनी युद्ध रूपी दुदुम्बी बजाओ, तुम जो है अपनी गड़गड़ाहट शुरू करो। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि पहले युद्ध शुरू होता था ना, तो नगाड़े बजते थे, दुदुम्बियां बजती थी, इससे पता लग जाता युद्ध स्टार्ट हो रहा है। बंद होता उस समय भी बजती थी। तो बादलों की गड़गड़ाहट को वो युद्ध की ध्वनि का संकेत बताया गया है। उसकी नौबत क्यों आई? उसकी नौबत इसलिए आई कि किसानों का जीवन, मजदूरों का जीवन भयंकर दुखमय है और उन दुष्टों ने, उन पूंजीपतियों ने, साहूकारों ने निर्दयी बनकर उनको सताया है, उनके हृदय को जलाया, पूरे संसार के किसानों का हृदय को जलाया। इसलिए आह्वान किया है बादल से। अब वो कह रहे हैं कि भरी आकांक्षाओं से, अब आकांक्षा का मतलब पर्यायवाची इच्छाओं का, कि जो उनकी इच्छाएं हैं मन में तुमसे रिलेटेड है, तुमसे कनेक्टेड है, तुमसे जुड़ी हुई है। घन यानी बादल, के हे बादल,
जो किसान है, जो मजदूर है, उनकी इच्छाएं तुमसे जुड़ी हुई है। भेरी गर्जन, अब आप देखो अलग अलग तरह की राग होती है, तो आप लोगों ने भैरवी राग सुना होगा, जो थोड़ा सा खौफ का, डर का प्रतीक होता है, भैरव राग जो सुना जाता है। तो बादल घन, यानी ये संबोधन किया बादल के लिए कि हे बादल तुम क्या करो, भेरी गर्जन करो, ताकि जो सोए हुए अंकुर है, सुप्ति सोए हुए, वो क्या हो जाए, सजग हो जाए, मतलब जागृत हो जाए। अब अंकुर धरती के संदर्भ में लोगे तो बीज से निकलने वाला अंकुर है, और अगर आप किसानों के लिए लोगे तो किसान और मजदूर के संदर्भ में भी आप अंकुर ले सकते हो। क्या तुम भेरी गर्जन करोगे तो वो जो सुप्त है, सोए हुए है, डरे हुए है, तो वो एकदम एक्टिव हो जाएंगे। दोनों के संदर्भ में ले सकते हो, अंकुर के संदर्भ में भी, जब बारिश होगी तो वो जो अंकुर है, छोटा पौधा निकला हुआ है, वो भी हरा भरा हो जाएगा, जो एकदम मुरझाया हुआ है। किसान के संदर्भ में लोगे तो वो भी उन पूंजीपतियों से डरा हुआ है, वो भी सोया हुआ है, तो सजग हो जाएगा। इस बात से समझो कि जब तुम भेरी गर्जन करोगे तो जो तुम्हें उनकी इच्छाओं का प्रतीक हो, इनकी किसानों का, ये ऐसे बादल, तुम ऐसी भेरी गर्जना करो कि जो सोए हुए अंकुर है वो सजग हो जाए, एक्टिव हो जाए। सजग का मतलब होता है जागरूक होना, एक्टिव होना। उर में पृथ्वी के, उर ये नहीं होता है हृदय, वो अंकुर कहां सोया हुआ है, पृथ्वी के हृदय में। अब अंकुर शब्द दोनों के संदर्भ में ही है। अंकुर उस बीज के पौधे के बाद, जो बीज के बाद पौधा निकलता है उसके स्वरूप में भी है, और किसान के स्वरूप में भी है। और तुम जो है उनकी जीवन की आशाओं के प्रतीक हो, नव जीवन की आशाओं के प्रतीक हो, और वे सिर ऊंचा करके किसकी तरफ ताक रहे, तुम्हारी तरफ। कौन, अंकुर भी और किसान भी। तो इसको समानांतर आपको अर्थ लेना पड़ेगा। अब यहां पर आपको ऐसा नहीं है कि कवि ने तो एक जो है तथ्य लिखकर आप बताने का प्रयास किया, लेकिन आपको उसका अर्थ दोनों के संदर्भ में लेना पड़ेगा। दोनों कैसे, कि अंकुर के संदर्भ में भी यदि लिया जाए तो वो सिर ऊंचा करके तुम्हें ताक रहे हैं, क्योंकि बारिश नहीं होती तो मुरझाने लगता है, सुप्त हो जाता, सो जाता है, और वो सजग तभी होता है जब बादल बरसता है। अब बात लेते किसान के संदर्भ में, तो किसान भी सिर ऊंचा करके तुम्हें देख रहे हैं कि कब बरसात हो, कब बरसात हो, क्योंकि उसकी आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक तुम ही हो। तो दोनों अर्थों में आपको लेना पड़ेगा। इसलिए ये विप्लव के बादल, ये विप्लव के प्रतीक के बादल, ये क्रांति के प्रतीक के बादल, कवि ने आह्वान किया तुम बार बार क्या करो, गर्जना करो। वर्षण है मूसलाधार, और मूसलाधार का मतलब होता है तेज धार वाली। वर्षण यानी वर्षा, कि हे बादल, ये आह्वान की कविता है, ये बादल से आह्वान कर रहे हैं निराला कि तुम मूसलाधार वर्षा करो, और ऐसी करो कि हृदय थाम ले संसार। हृदय थाम लेना मुहावरा है, मतलब एकदम दिल थाम के बैठना। जैसे आप कोई भी सुनते हो ना कि दिल थाम के बैठना, अभी आपके सामने ऐसा सर्कस प्रस्तुत किया जाएगा, दिल थाम के बैठना, ऐसा दृश्य आएगा, ऐसा स्टंट होगा। तो ऐसी मूसलाधार वर्षा करो कि पूरी दुनिया जो है दिल थाम ले। और दूसरी तरफ क्या करो, वज्र हुंकार करो। हुंकार मतलब गर्जने के संदर्भ में, कि ऐसी गर्जना करो जो वज्र के समान कठोर हो, और उसको सुन करके जो पूंजीपति लोग है वो भी डर जाए, अपने कानों में उंगलियां डाल ले। और दूसरी तरफ जो असनीपात, यानी कि जो गिरे हुए हैं, जो बिल्कुल कमजोर है, जैसे किसान और मजदूर, वे उन्नत हो जाए, ऊपर उठ जाए। और सत सत यानी सैकड़ों सैकड़ों वीर। सत सत वीर किसको बोला है, उन किसानों और मजदूरों को। जो सैकड़ों वीर रूपी किसान और मजदूर है वो तो खड़े हो जाए, और दूसरी तरफ जो पूंजीपति है वो तुम्हारी वज्र हुंकार सुनकर डर जाए। अब यहां पर भी दोनों अर्थ लेने पड़ेंगे आपको, कि भाई बादल जब मूसलाधार वर्षा करेगा, जब वो वज्र हुंकार करेगा, यानी जोरदार गड़गड़ाहट करेगा, बिजलियां कड़कड़ाएगी, तो आप इस चीज को नोट करो कि किसान तो डरेगा नहीं, खुश होगा कि बादल गरजेगा, मूसलाधार वर्षा करेगा। तब हृदय थाम के कौन बैठेगा, दिल थाम के कौन बैठेगा, घबराएगा कौन, पूंजीपति और सेठ साहूकार। किसान उस मूसलाधार वर्षा से क्यों घबराने वाला है, क्योंकि वो तो खुश होगा कि हे भगवान आपने बारिश कर दी, अब मेरी खेती उन्नत हो जाएगी। तो इसमें आपको दोनों लेना है, कि हृदय थाम के बैठेंगे वो पूंजीपति डर के मारे, और क्योंकि उन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया, तो वो डरेंगे। किसान ने तो कुछ गलत किया नहीं, किसी को सताया नहीं, तो वो क्यों डरेगा। अब आप देखो ऐसा किसान, अब उस किसान की विशेषता बताएगी कि उसका हालात कैसी हो चुकी है। उन पूंजीपतियों ने शोषण कर करके उनकी हालात क्या बना रखी है। उनका जो शरीर है वो अचल हो चुका है, मतलब चल पाने में वो सक्षम नहीं है, और सत्य विक्षिप्त मतलब पूरी तरह से टूट फूट चुका है, मतलब कमजोर हो चुका है। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। अब देखो गगन स्पर्शी जो विशेषण प्रयोग लिया बादल के लिए है, गगन यानी आकाश, स्पर्शी यानी छूने वाला, आकाश को छूने वाला।
स्पर्धा यानी मुकाबले में धैर्य रखने वाला। अब आगे कह रहे हैं हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार के। बड़े जो पौधे होते हैं ना वो आपको खिले हुए कम दिखाई देते हैं। आप एक बात को नोट करो, इस लाइन से आपको ये समझ आ जाएगा कि जैसे छोटा पौधा होता है तो छोटे पौधे में तो आप ज्यादातर ये देखते हो कि वो खिला हुआ प्रतीत होगा, आपको बड़ा सुनहरा प्रतीत होगा, हरियाली वाला प्रतीत होगा। और जो ही वो पेड़ पौधा बड़ा होता है तो आप लोग देखते हो कि उसकी थोड़ी हरियाली क्या है, स्लो हो जाती, कम हो जाती है। शस्य अपार, शस्य यानी हरियाली, अपार हरियाली रहती है। छोटे पौधों की बात कर रहे हैं। हिल हिल और उनके पत्ते हिलते रहते हैं, खिल खिल खिलते रहते हैं और मानो क्या कर रहे हैं, हाथ हिलाते हैं। अब ये मानवीकरण है। अब देखो पत्ता कोई हाथ नहीं हिलाता लेकिन मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए बताया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। ऐसा लग रहा है मानो हाथ हिला करके बुला रहे हैं। तुझे बुलाते, तुझे किसे, तुझे विशेषण आया बादल के लिए, किसको, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। इस लाइन का भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है कि विप्लव रव से छोटे शोभा पाते, मतलब जो विप्लव की शुरुआत होती, क्रांति, विप्लव का शाब्दिक अर्थ होता क्रांति, क्रांति रव यानी ध्वनि, कि क्रांति की जो ध्वनि पैदा करते हैं, क्रांति की जो स्टार्टिंग करते हैं वो छोटे ही शोभा पाते। छोटे कौन, मतलब कद में नहीं, जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, जो सबसे पीछे की कैटेगरी के लोग हैं, वही हमेशा विप्लव का प्रारंभ करते हैं। अब आगे बढ़िए, वो क्या कह रहे हैं कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, ये मैंने पहले भी बताया। अब वो उन पूंजीपतियों ने किसानों को, देखो यहां पर चित्र दिया हुआ है, बड़े बड़े अट्टालिकाएं आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, ये बड़े बड़े महल उन पूंजीपतियों के हैं। और यहाँ पर ये किसान जो बड़ा ही फटेहाल स्थिति में आपको नजर आ रहा है, आकाश की तरफ आंखें ऊपर करके आपको दिखाई दे रहा है कि आह्वान कर रहा है बादल का, और उन पूंजीपतियों का अट्टालिकाओं के नीचे अलग से अपने खेत में खड़ा है, खेत में फसलें उसकी नजर आ रही है। तो चित्र द्वारा भी इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो कवि कह रहे हैं कि वो अट्टालिका नहीं है बल्कि एक प्रकार से आतंक भवन है। आतंक भवन किसको बोला, उन पूंजीपतियों के महलों को। अब एक कहा है कि पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख नहीं है, पंख। आपने सुना होगा पर्यायवाची कमल का पंकज, क्योंकि वो कीचड़ में पैदा होता है, जल में भी पैदा होता है, इसलिए उसका पर्यायवाची होता है पंकज। जय यानी पैदा होना, पंख यानी कीचड़, कीचड़ में पैदा होता है इसलिए कमल का पर्यायवाची होता है पंकज। तो अब आप देखो सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, यानी कि ये वही बात है कि छोटे ही शोभा पाते, वो सेम है कि जैसे कीचड़ जो होता है उसके अंदर कमल खिलता है, वैसे ही कीचड़ के प्रतीक के रूप में इन किसानों को, मजदूरों को, दुखी लोगों को बताया है कि क्रांति की सूत्रपात वहां से होती है। अब ये वापस आ गया जलज, जलज पर्यायवाची है किसका, कमल का। और शुद्र मतलब छोटे का प्रतीक। प्रफुल्ल यानी प्रफुल्लित होना, खुश होना, कि कमल का जो पौधा है ना वो कीचड़ में उगकर भी खिलता है। तो वैसे ही ये जो गरीब लोग होते हैं, निराश लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो दुख में भी मतलब खिले हुए दिखाई देते हैं। सदा छलकता नीर, और उनकी आंखों से हमेशा, नीर का मतलब होता है जल यानी आंसू का प्रतीक है, उनकी आंखों से जल बहता है। और रोग शोक यानी कि चाहे कोई बीमारी लग गई है, चाहे कोई दुख हो गया है, उसमें भी वो लोग घबराते नहीं, हंसते हैं। शेषव का, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, वैसा शरीर होता है किसका, किसान का। सुकुमार यानी अत्यंत सुंदर, उस किसान का जो शरीर है किसी शिशु की तरह, छोटे बच्चे की तरह होता है। रुद्र कोष है शुद्ध कोष, यानी कि उनके पॉजिटिव कुछ नहीं है, उसके अनुसार कुछ नहीं है, मतलब उनके खजाने बंद है, उनका शरीर दुबला पतला है, हड्डियां मात्र रह गई है, लेकिन फिर भी वो दुख में, रोग में डरते नहीं है। अंगना अंग से लिपटे। अब दूसरी तरफ बात करूं, वो तो किसान की बात थी, अब ये साहूकार के लिए बोला गया है। जो अट्टालिका नहीं, आतंक भवन है, वो भी साहूकार। अब ये अंगना मतलब होता है स्त्री का पर्यायवाची है, अंगनांगी स्त्री के अंग। कौन, जो वो साहूकार है, पूंजीपति लोग हैं। मान लो बादल गड़गड़ाते हैं, बादलों की गर्जना होती है, तो वो कमजोर लोग होते हैं, साहूकार लोग डरते हैं, डर करके अपनी जो सुंदर स्त्रियां हैं उनके अंग से वो लिपट जाते हैं, मतलब डर के मारे। जैसे छोटे बच्चा नहीं होता है, छोटा बच्चा मान लो कोई हवाई जहाज आती है, जोरदार आवाज होती है या पटाखा फूटता है, तो दौड़ कर अपनी माँ की जो है अंगों से, गोद से लिपट जाता है। वैसे ही वो पूंजीपति लोग डर के अपनी सुंदर स्त्रियों की गोद से लिपट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी गोद में भी, अंक का मतलब गोद होता है, उसकी गोद में भी डर से क्या करते हैं, कांपते हैं। कौन, धनी लोग। ये लिखा है ना धनी, ये जो ऊपर वाली लाइन आई है धनी लोगों के लिए आई है, मतलब उन साहूकारों के लिए आई है। वज्र गर्जन यानी वज्र के समान जो गर्जना है किसकी, बादल की, कि बादल की जो भयंकर गर्जना सुनकर वो अपनी सुंदर स्त्रियों की गोद से लिपट जाते हैं, लेकिन वहां पर भी उनको कोई सुकून मिलता नहीं, वो घबराते रहते हैं।
दूसरी तरफ किसान के लिए आया, ये 3 लाइनें तो आई उन पूंजीपतियों के लिए। अब आगे त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, और दूसरी तरफ जो किसान है उनको उन बादल की कोई घबराहट नहीं है। तो ये कंटिन्यू आप देखो, ये तो बता रहे हैं कि वो गोद में छिप जाते हैं फिर भी उनका डर दूर नहीं होता है, और दुखी होकर के नयन यानी आंखें, मुख यानी मुंह ढांप रहे हैं, मतलब ढकने का प्रयास करते हैं। और दूसरी तरफ किसान के लिए जीर्ण बाहु यानी उसकी भुजाएं कमजोर हो चुकी है और शरीर शीर्ण हो चुका है। और कृषक, कृषक का मतलब है किसान, वो अधीर होकर के ये बादल तुझे बुला रहा है। और बादल के लिए संज्ञा दी है विप्लव का वीर, ये पीछे भी आया है। विप्लव का वीर किसको बोला गया अगर प्रश्न आ जाए तो बादल को, ये संज्ञा है या विशेषण बोल सकते हो कि विप्लव का वीर किसको बोला, बादल को। अब देखो उनका चूस लिया है सार, मतलब उसका जीवन मतलब एक तरह से चूस लिया गया है, मतलब शोषण कर करके। अब हड्डियां मात्र ही उनका आधार है, मतलब जो उनका शरीर का खून है वो चूस लिया गया है, उनकी जो चमड़ी है वो सूख चुकी है, केवल हड्डी के सारे वो किसान जी रहा है। इसलिए ये जीवन के पारावार, जीवन का पारावार भी किसके लिए आया, बादल के लिए। विप्लव का वीर भी किसके लिए आया, बादल के लिए। तो तुम ही उसको बचा सकते हो, उन किसानों को बचा सकते हो। इस प्रकार अपनी ये कविता लास्ट ये जीवन के पारावार तक आकर खत्म हो जाती है। ये जीवन का पारावार भी बादल को, और जो ये विप्लव का वीर भी किसको बोला गया है, बादल को बोला गया है। इस तरह आप जो है इस कविता का सार पढ़ोगे, और अगर आप ढंग से सार पढ़ लेते हैं इनके प्रश्नोत्तरों में कोई ज्यादा कठिन बात होनी नहीं चाहिए। अब अपन इसके प्रश्नोत्तर संक्षिप्त में हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है, क्यों? तो देखो अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया क्रांति और विनाश की आशंका को कहा गया है। देखो दुख की छाया जो है ना वो किसको कहा गया है, क्रांति या विनाश की आशंका को। क्रांति के ओंकार से पूंजीपति घबरा उठते हैं और अपनी सुख सुविधा खोने के डर से दिल थाम कर रह जाते हैं। उनका सुख अस्थिर है, उन्हें क्रांति में दुख की छाया दिखाई देती है। ये आपके स्टार्टिंग में पंक्ति आया है, और उस जो समुद्र का उदाहरण है, सागर के उदाहरण द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया था। मतलब ये समझा रहे हैं कि सुख और दुख अस्थिर रहता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, असली पात से स्थापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया है? इसके अंदर उन वीरों की ओर संकेत किया गया है जो क्रांति के वज्रघात से घायल होकर भी सत विकसित हो जाते हैं, और बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा बड़े बड़े पर्वत वृक्ष विकसित हो जाते हैं। उस प्रकार क्रांति के ओंकार से पूंजीपतियों का धन संपत्ति और वैभव आदि का क्या हो जाता है, विनाश। मतलब जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी बिजली गिरती है या बादल गड़गड़ाते हैं तो बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। ठीक उस तरह यहां पर जो पूंजीपति लोग हैं उनका धन, उनकी संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। अब तीसरा प्रश्न, विप्लव रव से छोटे शुभ पाती, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको बताया है। और इसके अंदर आपकी ये बताते हैं कि क्रांति की शुरुआत हमेशा छोटे लोगों से होती है, मजदूर लोगों से होती है। विप्लव रव से क्या तात्पर्य है, छोटे शुभ पाते, ऐसा क्यों कहा है? तो उत्तर देखो, विप्लव रव से छोटे पाते पंक्ति में विप्लव रव से तात्पर्य क्रांति, और क्रांति जब आती है तब गरीब वर्ग आशा से भर जाता है और धनी वर्ग अपने विनाश की आशंका से भयभीत होता है। मतलब ये बात समझो आप कि क्रांति से खुशी होती है मजदूर को और डर लगता है पूंजीपति को। ये बात इसके अंदर बताई गई है। अब आए चौथा प्रश्न, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को रेखांकित किया गया है? देखो एक तो हवा बहने लगती है, प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है, ठंडी हवा बहती है। दूसरा क्या होता है, बादल गरजने लगते हैं। तीसरा मूसलाधार वर्षा होती है। चौथा बिजली चमकने लगती है। छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं, और गर्मी के कारण दुखी जो प्राणी है वो खुश हो जाते हैं। मतलब बहुत इजी है कि बादल जब आएंगे तो क्या क्या प्रकृति में परिवर्तन होता है। तो वापस देखो, एक तो ठंडी हवा बहती है, एक बादल गरजने लगते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, बिजलियां कड़कने लगती है, छोटे मोटे पौधे हरियाली से भर जाते हैं। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 5, व्याख्या कीजिए। यद्यपि इसकी व्याख्या अपन भावार्थ समझ चुके हैं, फिर भी आप देखो कि तृतीय समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। इनको देखो, कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत, बादल को क्रांति दूत के रूप में व्याख्या दी है उन्होंने, कि तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहो जैसे पवन रूपी सागर पर नौका तैर रही हो। छाया उस प्रकार पूंजीपतियों के वैभव और क्रांति की छाया मंडरा रही है, इसलिए कहा गया है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि ने बादलों को विप्लवकारी योद्धा, उसके लिए विशाल रूप को रण नौका और गर्जन तर्जन को रणभेरी के रूप में दिखाया है। मतलब ऐसे नॉर्मली आप समझो ना तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे नाव तैरती है समुद्र के ऊपर, वैसे ही बादलों को आकाश में तैरने का यहाँ पर कवि जो है आह्वान कर रहा है। अब आ जाता इसी की दूसरी व्याख्या है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन,
ये भी मैंने आपको समझा दिया पहले कि कवि ने जो पूंजीपतियों के घर है उनको बड़े बड़े महल या भवन नहीं बोला है, उनकी संज्ञा दी आतंक भवन से, क्योंकि इसका कारण है कि इन लोगों ने ये महल बनाए, जो भवन बनाए हैं, बड़े बड़े जो अट्टालिकाएं बनाई है, वो गरीबों का खून चूस के बनाए, इसलिए कवि ने उनकी संज्ञा अट्टालिका नहीं आतंक भवन दी है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर आपके 6 कि पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया, बिल्कुल किया गया है कि जैसे जो है पत्ते हाथ हिलाते हैं, अभी भी पीछे आया था, मैंने एक आपको उदाहरण दिया था। आपको प्रकृति का कौन सा मानवीकरण रूप पसंद आया है? तो देखो यहां पर कुछ पंक्तियां दी हुई जिसके अंदर साफ साफ दिख रहा है प्रकृति का क्या किया है। मतलब मानवीकरण वहां होता है कि जब कोई जड़ वस्तु है, चाहे पेड़ पौधा है, उसको मनुष्य के समान क्रिया करते हुए दिखाया जाना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। तो यहां पर ये विप्लव के बादल, मतलब बादल तो कोई विप्लव करता नहीं, इसलिए प्रकृति, अब देखो प्रकृति का तत्व है बादल, विप्लव तो जो है मनुष्य करता है, लेकिन बादल को विप्लव के लिए बोल रहा है तो प्रकृति का मानवीकरण हो गया। फिर कह रहे हैं कि हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन वज्र घोरूंकार। तो यहाँ 2-3 जगह आपको प्रकृति के तत्वों का उदाहरण दे करके ये बताने का प्रयास किया है कि ये सारी चीजें वैसे ही क्रिया कर रही है जैसे कि जो है मनुष्य करता है, इसलिए प्रकृति का क्या है यहाँ पर मानवीकरण है। 7वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने, कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ हुआ है? अब आपको ये उदाहरण देखने हैं कि इन जो 6 उदाहरण दिए आपके सामने, 6 के 6 अंदर रूपक अलंकार है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, अलंकार आपके कोर्स में भी है। तो अगर रूपक अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं तो उपमेय और उपमान पे भेद आरोपित किया जाता है या विशेषण विशेषिक भेद आरोपित किया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक। और यदि आपको उनके उदाहरण याद करने हो तो ये उदाहरण आपके सामने है। पहला, तृतीय समित सागर पर, यहाँ भी रूपक अलंकार है। अस्थिर सुख पर की छाया रूपक है। यह तेरी रण तरी रूपक अलंकार है। वेरी गर्दन से अंकुर, ये भी रूपक है। विप्लव के बादल, ये जीवन के पारावार, इन सारी पंक्तियों के अंदर आपके रूपक अलंकार है। इसका कारण मैं बता दूं कि जहां पर उपमेय उपमान का भेद आरोपित किया जाता है, विशेषण विशेषी का भेद आरोपित किया जाता है, वहां रूपक होता है। इन 6 पंक्तियों में यही चीज हुई है। प्रश्न नंबर 8, इस कविता में बादल के लिए, ये विप्लव के वीर, ये जीवन के पारावार, ये पहले बता चुका हूं। संबोधनों का इस्तेमाल हुआ है। बादल राग कविता के शेष 5 खंडों में भी कई संबोधन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब जो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन तो 6ठा खंड पढ़ रहे हैं, पहले भी आ गया। 5 भाग आपने पढ़े नहीं है क्योंकि ये 6ठा आप पढ़ रहे हैं, और 4 जो है 5 भाग जो है पहले रह गए, ये 6ठा भाग है। तो उनके अंदर ये किए क्या क्या? अरे वर्ष के हर्ष, मेरे पागल, ये निर्बंध, ये स्वच्छंद, ये उद्दाम, ये सम्राट, ये विप्लव के प्लावन, ये अनंत के चंचल शिशु, ये संबोधन जो उन 5 भागों में आए। 5 भाग कौन से? जो अनामिका के 6 खंड है, आपने परिचय में पढ़ा, और 6ठा खंड अपने बादल राग के रूप में दिया हुआ, 5 और बाकी है क्योंकि बहुत बड़ी कविता है। तो आपको ये बताना है कि इन संबोधनों को औचित्य क्या, तो आपको ये लिखना है कि कवि इन संबोधनों के द्वारा बादल का औचित्य बढ़ाना चाहते हैं, बादल का महत्व तो बढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर देखो, ये और आए विशेषण बादल के लिए और आए। अरे वर्ष के हर्ष, मतलब खुशी का प्रतीक। मेरे पागल बादल, यानी मदमस्ती का प्रतीक। ये निर्बंध, बंधनहीन। ये स्वच्छंद, ये सब जो प्रतीक आ रहे हैं ना आपके सामने, ये सब बादल के हैं। मेरे पागल बादल, ये निर्बंध, ये स्वच्छंद, ये उद्दाम, ये सम्राट, ये विप्लव, ये सब जैसे कि अपने भी आए हैं। ये विप्लव के वीर, ये जीवन के पारावार, किसके लिए आए? बादल के लिए। तो ये उन 5 भागों में भी ये बादल के लिए कुछ विशेष और प्रयोग में लिए गए हैं। 9वां प्रश्न, कवि बादलों को किस रूप में देखता है? कालिदास ने मेघदूत काव्य मेघों के दूत के रूप देखा। आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। तो देखो, कवि बादल को क्रांति के रूप में देखता है, मैं बादल को किसानों के मसीहा के रूप में देखता हूं। मतलब ये उत्तर आपको देना है। कवि ने तो देखा था क्रांति के रूप में, और आप लिख सकते हो कि किसानों के मसीहा कह सकते हो बादल को। आगे बढ़ो। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवि विशेषणों का प्रयोग करता है। जैसे अस्थिर सुख, तो अस्थिर क्या हो गया? ये विशेषण है। सुख के साथ अस्थिर विशेषण के प्रयोग से सुख के अर्थ में विशेष प्रभाव पैदा हुआ। देखो, विशेषण का काम ही क्या है? विशेषण की परिभाषा ही क्या है? कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी उनके साथ यदि आप कोई भी विशेषण लगा दोगे तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि सुख के साथ यदि केवल सुख वर्ड होता तो अर्थ अलग होता, और यहां पर अस्थिर लिख दिया तो वो सुख कैसा हो गया? जो स्थिर न हो, ऐसा सुख। ऐसे अन्य विशेषणों को कविता में छांट कर लिखो तथा बताए कि ऐसे शब्दों पदों के प्रयोग से कविता के अर्थ में क्या विशेषण जो है प्रयोग पैदा हुआ है। तो ये सब विशेषण है आपके सामने। ये विप्लव मूल शब्द है, इसके अंदर निर्दय ये विशेषण हो गया। हृदय, इसके अंदर दग्ध विशेषण हो गया। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये सारे क्या है? विशेषण। निर्दय विशेषण, दग्ध विशेषण, सुप्त विशेषण,
गगन विशेषण, जीर्ण विशेषण और रुद्र विशेषण। इन विशेषणों को लगाने से क्या हुआ कि जो शब्द का अर्थ है उसके अंदर जो है चमत्कार पैदा हो गया। इस प्रकार आपने ये जो आरोह के पद्य भाग का सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट पार्ट बादल राग पढ़ा। हमने तीनों जो फॉर्मेट है उसको टच करने का प्रयास किया है। कवि का परिचय, उसके बाद जो है कविता की व्याख्या, भावार्थ, और तीसरा जो प्रश्नोत्तर। क्योंकि कोई भी पाठ के 3 भाग हैं, इन 3 भागों को यदि आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो मेरी दृष्टि में उस पाठ को वापस आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मैं हमेशा बताता रहता हूं कि रटने की प्रवृत्ति विद्यार्थी को विनाश की ओर ले जाती है। रटने की बजाय हमें समझने की प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा समझता है, जो आत्ममंथन करता है, उसको ग्रहण करता है, वो लाइफ टाइम उसके लिए क्लियर हो जाती है। और रटी हुई चीज एक शॉर्ट टाइम तक, कि इतने समय तक आप काम में ले सकते हो, तो हमेशा से प्रयास ये रखें कि कोई भी चीज को टाइम भले लगे लेकिन समझने का प्रयास किया जाए तो वो जीवन में और भी काम आता है। इस प्रकार अपने ये पाठ जो है लगभग पूरा हो गया है। और यदि ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनते हैं, आप एक एक चीज को देख के प्रयास करते हैं, तो मेरे हिसाब से बादल राग से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, चाहे उसकी सप्रसंग व्याख्या आती है, चाहे कवि का परिचय आता है, या कोई प्रश्नोत्तर भी आता है, तो वो आप आराम से कवर कर सकते हैं। जल्दी ही हम इस प्रकार का कोई जो है और अच्छी कविता के साथ, जो आरोह की पद्य भाग की कोई कविता है, जल्दी आपके सामने वापस पेश होंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगा, मैंने बेहतर करने का प्रयास किया है और बहुत ही मेरी तरफ से 100% इसको पेश करने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही एक अच्छे और सुंदर और प्रभावी व्याख्यात्मक रूप से एक नई क्लास के लिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।